किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि कहने को ये तीनों कानून किसान के नाम पे हैं, लेकिन असल में पूंजीपतियों के हित में है। देखिए, पहला कानून ये कह रहा है कि किसान को अपना उत्पाद मंडी व्यवस्था के बाहर बिना टैक्स के बेचने की छूट मिलेगी। तो जो व्यापारी मंडी में खरीद सकता है वो क्यों खरीदेगा मंडी में, वो बाहर खरीदेगा। मंडी की व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाएगी। और आप बता दीजिए, पूरे देश में कहीं पे भी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा मूल्य कहीं किसी किसान को मिलता हो, धान का रेट उत्तर प्रदेश में 1868 रुपये 1888 रुपये प्रति क्विंटल है, इससे ज़्यादा रेट कहीं नहीं मिलता है। बिचौलिए इससे कम रेट में खरीदते हैं, और जो बीज का अंतर है, और बेचते तो वो भी सरकारी गोदाम में है, क्योंकि सरकारी गोदाम में अनाज नहीं जाएगा तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लोगों को कैसे मिलेगा। नहीं, सरकार का कहना है कि अगर प्राइवेट मंडी खुलेंगी या प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर आएंगे तो उससे विकल्प बढ़ेंगे किसान के लिए और उसका मूल्य ज़्यादा मिलेगा उसको। भाई, कहीं मिला हो तो बता देना। आज तक किसी व्यापारी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा पे किसान का कोई उत्पाद खरीदा हो तो आप बता दें। न्यूनतम समर्थन मूल्य असल में हो जाता है किसान के लिए अधिकतम मूल्य, और किसान बेचारा उसमें बेच नहीं पाता है। उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था है, लेकिन यहाँ नहीं खरीदा जाता है, सरकारी खरीद केंद्र बंद रहते हैं। हो भी नहीं सकते। सरकार का कहना है कि सभी को MSP नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये बड़ी संख्या बैठती है। क्यों नहीं दी जा सकती, आप ये बताइए हमें। भाई, सरकार का ये कहना है कि बड़ी संख्या, इतना बजट ही नहीं हो पाता। तो आप ये बताइए कि छठे वेतन आयोग, सातवें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की तनख्वाह जो है वो 10 गुना 15 गुना बढ़ा दी गई। मैं तो IIT में पढ़ाया हूँ। मैंने जब अपनी नौकरी शुरू की थी 1992 में मेरी तनख्वाह 6,000 थी। आज IIT के प्रोफेसर की तनख्वाह 1,20,000 के ऊपर है। तो वो तो आपने 15 गुना बढ़ा दी जो सेवा क्षेत्र में लोग हैं। लेकिन किसान को जो अपने उत्पाद का मूल्य मिलता है वो उसकी गारंटी क्यों नहीं दे सकते आप। हर एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी की तनख्वाह तय है। आपने असंगठित क्षेत्र के लिए न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है। बाजार में हर एक चीज़ जो बिकती है उसका दाम तय होता है, तो किसान के उत्पाद का दाम क्यों नहीं तय होता है। अच्छा, सरकार का ये कहना है जब तक प्राइवेटाइजेशन है, फिर से प्रधानमंत्री ने दोहराया अभी कई दिन पहले कि प्राइवेट सेक्टर में आना चाहिए, निवेश करना चाहिए। ये सरकार की जो मंतव्य है, जो साइकोलॉजी है, वो लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर आएंगे तो वैरायटी बढ़ेगी। उसका जो अगर स्टोरेज की जो बिल है कि अगर स्टोर होगा तो उससे विकल्प बढ़ जाएंगे, वो उसकी उत्पादनता जो है ज़्यादा मिलेगी उसकी। अरे भाई, आप देखिए, पहला कानून तो वो हो गया जिसमें कि ये चीज़ें अप्रासंगिक हो जाएंगी। अब जो तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, आप भंडारण की सीमा हटा रहे हैं। ठीक, अब कालाबाजारी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। अब कोई कितना भी भंडारण कर सकता है। तो आप बताओ कौन पूंजीपति ये नहीं चाहेगा। संदीप जी, एक बड़ी हास्यास्पद चीज़ लग रही, इसको लेकर किसान ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो उपभोक्ता वर्ग है, जो कंज्यूम करता है, कंज्यूमर सड़क पर नहीं दिखते, अब प्रोड्यूसर ज़्यादा दिखते हैं। जी। क्योंकि इस देश में हकीकत ये है कि सिर्फ किसान एकमात्र वर्ग है जो कर्ज लेके कर्ज अदा नहीं कर पाता है और तो फिर आत्महत्या करता है। आप बताइए और कौन इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या करता है। छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, कारखाने का मजदूर, कोई नहीं आत्महत्या करता है इतने बड़े पैमाने पे। तो किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है इस व्यवस्था से, इसलिए वो सबसे आगे निकल के आके खड़ा है लड़ने के लिए। और इस सबसे तो दूसरे जो क्षेत्र के लोग हैं, जैसे बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रमों का आप निजीकरण। अच्छा संदीप जी, तमाम चीज़ों को छोड़िए, आप एक्सपर्ट हैं, IITN है और सार्वजनिक जीवन में भी जुड़े हुए हैं। अब रास्ता क्या निकले, अगर तमाम चीज़ों को अलग हटे, किस तरह से रास्ते निकलना चाहिए? देखिए, इस आंदोलन की केंद्रीय मांग जो निकल के आई है वो ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप कानूनी गारंटी बनाइए। मनमोहन सिंह की सरकार ने शिक्षा को कानूनी गारंटी बनाया, अब वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। खाद्य सुरक्षा को कानूनी गारंटी बनाया, उसके लिए कानून लेके आए। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार 100 दिन की गारंटी, वो कानून बन गया। आदिवासियों के लिए जंगल में ज़मीन का अधिकार कानूनी गारंटी बन गया। तो इसी तरह से किसान के लिए आप न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी। क्या संभव है कि आप बड़ी संख्या जो 40% तबका है पूरे देश का, उसकी फसल को आप एक निश्चित मूल्य पर खरीदें? सरकार का बजट इतना है कि वो इतना प्रेशर झेल पाए? प्रधानमंत्री के लिए इतना महंगा जहाज आ सकता है। जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात करता है, विदेशी जहाज आया आपको मालूम है, और अक्टूबर से आया, अभी तक खड़ा हुआ है। तो जब सरकारी व्यवस्था पे आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं अपने लिए,
अपनी सुविधा और सुरक्षा के लिए, तो देश के गरीब किसान को जो आपको खिला रहा है उसको आप गारंटी नहीं दे सकते हैं उसके मूल्य की। प्रधानमंत्री की आपने बात, प्रधानमंत्री तो इमोशनल है किसानों को लेकर, उनको लेकर आंसू छलकाए उनके इसी बात को लेकर कि मैं आय दुगनी करना चाहता हूँ। वो लोग समझ नहीं रहे, मेरी सोच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। 6 साल हो गए अभी तक आय दुगनी नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि हम 1.5 गुना करेंगे, वो भी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जो कहा गया है उसमें आपको जमीन की कीमत और किसान के परिवार के जो सदस्य काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी की कीमत भी जोड़नी है, तब 1.5 गुना निकालना है। अच्छा, किसान भी अड़े हुए हैं, सरकार ने कहा कि आप बैठ के बात कर लीजिए, 1.5 साल तक हम स्थगित कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हठधर्मिता है तो किसानों की तरफ से, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आप बैठ के बात करेंगे तभी तो रास्ता निकलेगा? भाई बातचीत के तो 10 दौर हो गए, 11 दौर हो गए, चीन के साथ भी लगभग इतने ही दौर हो गए, ठीक। तो चीन की समस्या का इन्होंने समाधान निकाल लिया, युद्ध विराम हुआ कि नहीं? दोनों सेनाएं पीछे हट रही हैं, तो आप इसे अब तो पाकिस्तान से भी कर लिया। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि 6 साल आप पाकिस्तान के साथ आपने रिश्ता अपना क्यों बिगाड़ा, जब आपको युद्ध विराम ही करना था? अगर ये युद्ध विराम 6 साल पहले कर लिया होता तो हमारे सैनिकों की इतनी जान नहीं जाती। तो हर एक समस्या का हल है, जब चीन पाकिस्तान से आप अपना हल निकाल सकते तो इस देश के किसानों के साथ हल नहीं निकाल सकते। कैसे निकले हल? इसमें सरकार की नीयत में खोट है। ये सरकार जो कहती है कि किसानों के हित में है, लेकिन असल में ये पूंजीपतियों के हित में है। अब ये सबको साफ हो गया है। नहीं तो आप बताइए कि इस देश में राजनीतिक दलों को चंदा देने की जो व्यवस्था है वो क्यों बदली गई, उसको क्यों अपारदर्शी बनाया गया? उसमें जो 7.5% की सीमा थी कि कोई भी कंपनी अपने मुनाफे 3 साल के मुनाफे के औसत का 7.5% दे सकती है चुनावी चंदा, वो सीमा क्यों हटा ली गई? ठीक उसी तरह से जिस तरह से आवश्यक वस्तु अधिनियम में सीमा हटा ली गई है भंडारण की। ये तो आप भ्रष्टाचार पे पर्दा डाल रहे हैं। अब कौन सा पूंजीपति आपको कितना पैसा दे रहा है वो किसी को मालूम ही नहीं है, और आपने ऐसा नियम बना दिया है कि कोई पता भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सारा चंदा जा रहा है। तो इस सरकार की दिक्कत यह है कि इसने पूंजीपतियों से इतना ज़्यादा पैसा ले लिया है कि वो अब पीछे हट नहीं पा रही है, और इसका कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जब प्रधानमंत्री की शपथ लेने आते हैं नरेंद्र मोदी, तो अडानी के जहाज़ से आते हैं। उस दिन की तस्वीर आप उठा के देख लीजिए। जियो फोन के तो विज्ञापन में आ चुके हैं। तो इस तरह का प्रधानमंत्री जो खुलेआम पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां बना रहा हो, वो अगर ये कह रहा है कि वो किसानों का हित चाहता है तो ये बेमानी है। और अगर वो किसानों का हित चाहते हैं तो इन तीनों कानूनों को जो पूंजीपतियों के हित में बनाए गए हैं इसको वापस लें, और किसान जो मांग कर रहा है कि हमारे लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दीजिए, कानूनी गारंटी दीजिए, उसको आप दीजिए। किसान का सारा कर्जा माफ़ कीजिए। किसानों के लिए जितने भी आपने नियम कानून बनाए हैं जो किसान विरोधी हैं, जैसे कि हम और आप इंश्योरेंस लें, कर्जा लें गाड़ी खरीदने का, मकान बनाने का, तो उसमें बीमा का पैसा अपने आप नहीं कटता है। लेकिन किसान अगर खेती के लिए अगर कर्जा लेता है बैंक से, तो उसमें से बीमा का पैसा अपने आप क्यों कट जाता है? और उसकी कोई पॉलिसी का कोई आप दस्तावेज भी किसान को नहीं देते हैं, कोई उसका पैसा नहीं मिलता किसान को जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। जीएसटी ट्रैक्टर पे 28% क्यों लगता है? ट्रैक्टर ही नहीं, ट्रैक्टर के कोई कल पुर्जे भी खरीदने हो तो 28%। और सबसे बड़ी बात कि विजय मल्ल्या, नीरव मोदी कर्जा लेके बैंकों से भाग जाते हैं, आप उनको पकड़ लाया जाएगा, उनको लाया नहीं, सुनिए। और किसान के रूप में आप कर्जा ले लीजिए 1 लाख रुपए का बैंक से, और आप अदा ना कीजिए तो देखिए आपके साथ क्या होता है। कुएं का बिल अगर 1 रुपया रह जाए, हाँ, तो पूरे पे ब्याज चलेगा। तहसीलदार पकड़ के आपको तहसील में बंद कर देगा। तो ये दोहरी व्यवस्था क्यों? किसान के लिए एक व्यवस्था और पूंजीपतियों के लिए दूसरी व्यवस्था, ये अब इस देश में नहीं चलेगा। ये देश जान चुका है कि इस लोकतंत्र में जो हमारे शासक हैं ये पूंजीपतियों के हित में नीतियाँ बना रहे हैं, और ये देश में नहीं चलेगा। अगर लोकतंत्र है तो देश के आम इंसान, आम किसान, आम मजदूर के हितों को ध्यान में रख के नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। और इस देश में अब ये भी तय हो जाना चाहिए कि क्या इसी तरह से नव उदारवादी आर्थिक नीतियाँ चलती रहेंगी, कि संसद में कुछ बहस होगी, कुछ आम इंसान की वहाँ आवाज़ उठेगी, तब कानून बनेंगे। जिस तरह से कृषि कानून बनाए गए हैं, राज्यसभा में हमने सारा तमाशा देखा, जबकि
आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, इनके सांसद कह रहे थे कि बहस कराओ, इस पे मतदान कराओ, लेकिन उसको बिना कोई बहस कराए जिस तरह से हरिवंश जी ने, जो उपसभापति हैं, सिर्फ हाथ उठवा के कानून पारित करवा दिया, ये कानून बनाने का तरीका भी गलत है।